अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द चेस्ट एक्सरे पीए व्यू। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में चेस्ट एक्सरे पीए व्यू डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में देखा होगा कि मैंने आपको बोला था कि जो चेस्ट एक्सरे की प्रोजेक्शंस होती हैं उनकी तीन इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं। तो नंबर फर्स्ट मैंने बोला था कि रूटीन और बेसिक प्रोजेक्शंस। नंबर सेकंड मैंने बोला था कि अल्टरनेट प्रोजेक्शंस। एंड नंबर थर्ड इज द सप्लीमेंट्री और स्पेशल प्रोजेक्शंस। तो जो चेस्ट एक्सरे पीए व्यू होता है इट इज द बेसिक, इट इज द रूटीन प्रोजेक्शन ऑफ चेस्ट एक्सरे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे? सबसे पहले हम इसमें देखेंगे क्लिनिकल इंडिकेशंस, यानी ऐसी कंडीशंस जिसमें हम चेस्ट एक्सरे को परफॉर्म करते हैं। तो नंबर फर्स्ट आपको क्लिनिकल इंडिकेशंस में याद रखना है कि नंबर फर्स्ट क्लिनिकल इंडिकेशन इज द प्लूरल इफ्यूजन, यानी जो चेस्ट एक्सरे होता है इसको हम प्लूरल इफ्यूजन में परफॉर्म करते हैं। एंड नंबर सेकंड आपको याद रखना है न्यूमोथोरैक्स। क्या? न्यूमोथोरैक्स, यानी अगर न्यूमोथोरैक्स आपके थोरैक्स में क्या होगा, आपके थोरैक्स में ईयर जमा हुआ होगा तो उसको हम न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं। तो इस कंडीशन में भी हम करते हैं चेस्ट एक्सरे पीए व्यू। इसी तरह से अगर हम देखेंगे तो नमोनिया, नमोनिया में भी हम क्या करते हैं? नमोनिया में भी हम चेस्ट एक्सरे पीए व्यू करते हैं। नंबर फोर्थ इज द एटेलेक्टेसिस। एटेलेक्टेसिस, एटेलेक्टेसिस इज द बेसिकली द लंग कोलैप्स। अगर ये फुल कोलैप्स होगा, फुल एटेलेक्टेसिस होगी या पार्शियल एटेलेक्टेसिस होगी, तो दोनों कंडीशंस में हम क्या करते हैं? चेस्ट एक्सरे पीए व्यू करते हैं। नंबर फिफ्थ इज द ब्रोंकाइटिस। अगर पेशेंट में इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई होगा तो उसमें भी हम क्या करते हैं? चेस्ट एक्सरे पीए व्यू करते हैं। नंबर सिक्स्थ इज द नियोप्लाज्म्स, नियोप्लाज्म्स और you can say tumors in the lungs. And number seventh important type of clinical indication is sign of infection in the chest. अगर चेस्ट में कोई इंफेक्शन की साइन हो तो उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं? उस कंडीशन में भी हम चेस्ट एक्सरे पीए करते हैं। ठीक है। हाँ, नाउ इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम पढ़ेंगे पेशेंट पोजीशन, यानी जो चेस्ट एक्सरे पीए व्यू होता है इसमें हम पेशेंट की पोजीशन कैसे करते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो चेस्ट एक्सरे पीए व्यू होता है इसको हम हमेशा इरेक्ट पोजीशन में ही लेते हैं। किस में लेते हैं? इरेक्ट पोजीशन में। नंबर सेकंड आपको याद रखना है कि जो पेशेंट की चिन होती है, पेशेंट की चिन को हम रेज करते हैं अगेंस्ट द अपर बॉर्डर ऑफ द इमेज रिसेप्टर, यानी पेशेंट की चिन को हम इमेज रिसेप्टर के अपर बॉर्डर पे रखते हैं ताकि जो पेशेंट का मिड सैजिटल प्लान हो, मिड सैजिटल प्लान हो वो कोइंसाइड हो जाए किसके साथ? वो कोइंसाइड हो जाए इमेज रिसेप्टर की मिडलाइन के साथ, प्लस वो इमेज रिसेप्टर के परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। ठीक है। हाँ, तो ये सेकंड पॉइंट आपको इसमें याद रखना है। नाउ थर्ड पॉइंट क्या याद रखना है कि पेशेंट के जो हैंड्स हैं उनको लोअर हिप्स पे रखना है, उसके लोअर हिप्स पे रखना है। एंड द एल्बोज आर पार्शियली फ्लेक्स्ड, एल्बोज को पार्शियली फ्लेक्स करना है। उसके बाद जो पेशेंट के शोल्डर्स हैं इनको रोटेट करना है फॉरवर्ड अगेंस्ट द इमेज रिसेप्टर, इनको फॉरवर्ड रोटेट करना है अगेंस्ट द इमेज रिसेप्टर ताकि जो स्कैप्यूले हैं वो लंग फील्ड से बाहर आ जाए। ठीक है। पेशेंट के जो स्कैप्यूले हैं वो लंग फील्ड से बाहर आ जाए, प्लस ये जो शोल्डर से इनको डाउनवर्ड भी डिप्रेस करना है ताकि जो क्लेविकल्स हैं, जो क्लेविकल्स हैं वो एपाइसिस से नीचे आ जाए ताकि हमें एपाइसिस क्लियरली विजुअलाइज हो जाए। ठीक है। हाँ, इसके बाद एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर ये पोजीशन पॉसिबल ना हो, यानी पेशेंट को हिप्स पे हैंड्स रखने हैं प्लस शोल्डर्स को फॉरवर्ड रोटेट करना है या डाउनवर्ड डिप्रेस करना है, अगर ये पोजीशन पॉसिबल ना हो
तो हम पेशेंट को क्या बोलते हैं कि एक्सरे कैसेट या इमेज रिसेप्टर को एनसर्कल करो, यानी उसको एनसर्कल करना है, किसको? एक्सरे कैसेट को, इमेज रिसेप्टर को। तो इससे भी क्या हो जाता है कि जो स्कैप्यूले हैं दे कम आउट ऑफ द लंग फील्ड्स, वो लंग फील्ड से बाहर आ जाते हैं। तो दिस इज द पेशेंट पोजीशन फॉर चेस्ट एक्सरे पीए व्यू। नाउ इसके बाद हम क्या देखेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे दैट इज द सेंट्रल रे, यानी सेंट्रल रे को हमें कहां पे डायरेक्ट करना है? चेस्ट एक्सरे पीए व्यू में। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो आपको यहां पे याद रखना है कि जो चेस्ट एक्सरे पीए व्यू है इसमें हम हॉरिजॉन्टल बीम का यूज करते हैं। क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल बीम का यूज करते हैं। एंड जो इमेज रिसेप्टर होता है, मान लो ये इमेज रिसेप्टर है, तो ये यहां से एक्सरे ट्यूब है, तो एक्सरे ट्यूब से जो सेंट्रल रे आई तो वो हमें डायरेक्ट करनी है परपेंडिकुलर टू द इमेज रिसेप्टर। इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द इमेज रिसेप्टर। ठीक है, इसके बाद पेशेंट में इसकी सेंटरिंग कहां पे करनी है? इस सेंट्रल रे की याद रखना है T7 लेवल, यानी जो 7th थोरैसिक वर्टेब्रा है उस लेवल पे हमें इसको डायरेक्ट करना है सेंट्रल रे को। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा T7 लेवल कौन है? इसके लिए मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बोला था टोपोग्राफिक लैंडमार्क्स। तो आपके पास चेस्ट एक्सरे का एक इंपॉर्टेंट टोपोग्राफिक लैंडमार्क है, दैट इज द वर्टेब्रा प्रोमिनेंस। दैट इज द वर्टेब्रा प्रोमिनेंस, यानी जो C7 है उसकी एक प्रोमिनेंस होती है, दैट इज द वर्टेब्रा प्रोमिनेंस। आपको क्या करना है? आपको वर्टेब्रा प्रोमिनेंस पैल्पेट करना है। उसके बाद जो आपका T7 लेवल है इट विल कम 7 to 8 इंचेस बिलो द वर्टेब्रा प्रोमिनेंस। तो इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए हम करते हैं हैंड स्प्रेड मेथड, यानी हैंड को हम स्प्रेड करते हैं। तो जो वर्टेब्रा प्रोमिनेंस होता है उसका हैंड का मान लो मिडल फिंगर का टिप रखेंगे, और जो थंब का टिप होगा जहां पे ये आएगा पेशेंट पे, तो दैट इज द T7 लेवल। वहां पे आपको क्या करना है? सेंट्रल रे को डायरेक्ट करना है। मोर ओवर मैंने बोला कि जो ये सेंट्रल रे है ना, इट शुड बी सेंटर्ड एट द मिडल या सेंटर ऑफ दिस इमेज रिसेप्टर। ये इमेज रिसेप्टर के सेंटर पे होनी चाहिए। ठीक है, नाउ इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे? दिस वाज सेंट्रल रे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन, यानी पेशेंट को ब्रीदिंग कैसे करनी है ड्यूरिंग द चेस्ट एक्सरे पीए व्यू। देखो याद रखना कि जो चेस्ट एक्सरे पीए व्यू है ना, इसमें हम पेशेंट को क्या करते हैं? एट द एंड ऑफ फुल अरेस्टेड इनस्पिरेशन, एट द एंड ऑफ फुल अरेस्टेड इनस्पिरेशन। बट कौन सी इनस्पिरेशन? पहले वीडियो में मैंने बोला सेकंड फुल इनस्पिरेशन। किसमें? सेकंड फुल इनस्पिरेशन। जब पेशेंट सेकंड फुल अरेस्टेड इनस्पिरेशन करेगा तो उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद हमें एक्सपोजर देना है। तो ये याद रखना, दिस इज रेस्पिरेशन। नाउ इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे? इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे एसेंशियल इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जो हमारे पास फाइनल एक्सरे प्रोड्यूस हो गया, फाइनल रेडियोग्राफ मिला, उस पे क्या क्या एसेंशियल इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स आने चाहिए, या उसके कौन से एसेंशियल इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो चलिए वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ। Now essential image characteristics. Essential image characteristics. Essential image characteristics. देखिए जो हमारा फाइनल रेडियोग्राफ होता है ना, सबसे पहले उस पे क्या होनी चाहिए? कौन सी एनाटॉमी होनी चाहिए? देखो दोनों लंग्स होने चाहिए, दोनों लंग्स उस पे इंक्लूड होने चाहिए। कहां से कहां तक? एपाइसिस से लेकर कॉस्टोफ्रेनिक एंगल्स तक। ठीक है, कॉस्टोफ्रेनिक एंगल्स तक। और जो ईयर फिल्ड ट्रैकिया होनी चाहिए, इट शुड बी फ्रॉम T1 डाउन, यानी जो T1 है
उससे नीचे नीचे आपका ट्रैकिया आना चाहिए, एयर फ्लूइड। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आपने क्या याद रखा अब इसमें कि इंक्लूडेड और बोथ लंग्स फ्रॉम एपाइसिस टू कॉस्टोफ्रेनिक एंगल्स एंड द एयर फिल्ड ट्रैकिया फ्रॉम द इवन लेवल डाउन। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है कि जो चिन है इट शुड बी सफिशिएंटली एलिवेटेड टू प्रिवेंट सुपर इंपोजिंग एपाइसिस, यानी चिन को सफिशिएंटली एलिवेट करवाना है ड्यूरिंग द पोजिशनिंग, ताकि जो एपाइसिस हैं वो सुपर इंपोज ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद जो शोल्डर्स हैं उनको सफिशिएंटली फॉरवर्ड रोटेशन देनी है ताकि जो स्कैप्यूले हैं वो सुपर इंपोज ना हो जाए लंग फील्ड्स पे। दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। इसके बाद चौथा आपको याद रखना है कि अगर लार्ज ब्रेस्ट शैडोज हो, अगर क्या हो, लार्ज ब्रेस्ट शैडोज हो, तो लार्ज ब्रेस्ट में आपको क्या करना है, उनको लेटरल टू द चेस्ट ले जाना है ड्यूरिंग द पोजीशन, लंग फील्ड से उनको लेटरल करवाना है। ठीक है, हाँ, तो दिस इज द फोर्थ इंपॉर्टेंट इमेज कैरेक्टरिस्टिक। इसके बाद जो फिफ्थ है दैट इज द कि जो क्लैविकल्स हैं, क्लैविकल्स दे शुड बी सिमेट्रिकल और इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द स्पाइनस प्रोसेसेस। मान लो ये आपका स्पाइन है और ये स्पाइनस प्रोसेसेस हैं, यहां की क्लैविकल, लेफ्ट वाली क्लैविकल और राइट वाली क्लैविकल दे शुड बी इक्विडिस्टेंट, वो इक्विडिस्टेंट होनी चाहिए, सिमेट्रिकल होनी चाहिए फ्रॉम द स्पाइनस प्रोसेस। ठीक है, दीज आर द एसेंशियल इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स which you must remember for the chest x-ray PA view। ठीक है, हाँ देखो मैंने आपको पहले भी बोला कि जो चेस्ट एक्सरे PA व्यू होता है ना, इट इज टेकन इन फुल इंस्पिरेशन, सेकंड इंस्पिरेशन, डीप इंस्पिरेशन। बट कभी कभार हमें क्या करना होता है, कभी कभार हमें एक्सपायरेटरी टेक्निक यूज करनी होती है। क्या? एक्सपायरेटरी टेक्निक यूज करनी पड़ती है। एक्सपायरेटरी टेक्निक, एक्सपायरेटरी टेक्निक यानी उसमें हमें क्या करना पड़ता है, पेशेंट को एक्सपायरेशन, फुल एक्सपायरेशन करवाना पड़ता है और हमें चेस्ट एक्सरे लेना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्सपायरेटरी टेक्निक कहां पे हम करते हैं। देखो यूजुअली दो कंडीशंस में हम पेशेंट को एक्सपायरेटरी टेक्निक से एक्सरे लेते हैं हम चेस्ट पे। ठीक है, नंबर फर्स्ट इज द स्मॉल न्यूमोथोरैक्स। अगर स्मॉल न्यूमोथोरैक्स होगा, क्या होगा? स्मॉल न्यूमोथोरैक्स। या सेकंड इज द अगर फॉरेन बॉडी इनहेलेशन, फॉरेन बॉडी, अगर पेशेंट ने फॉरेन बॉडी इनहेल की है, इनहेलेशन। ठीक है, तो इन दो कंडीशंस में क्या करते हैं हम करते हैं एक्सपायरेटरी टेक्निक। देखो फॉरेन बॉडी से क्या होता है, ये आपको पता भी होगा कि फॉरेन बॉडी से एयर ट्रैप हो जाता है इन एनी लोब ऑफ द लंग, किसी भी लोब में एयर ट्रैप हो जाता है लंग में। ठीक है, हाँ, तो अब एक्सपायरेटरी टेक्निक से क्या होता है, जब हम एक्सपायरेशन करते हैं तो इससे क्या हो जाता है, जो एक्सपायरेटरी टेक्निक होता है तो इससे होता क्या है, बेसिकली जो इंट्रापिल्यूलर प्रेशर है, यानी जो पिल्यूरा के बीच में जो प्रेशर होता है, इंट्रापिल्यूरल प्रेशर, दैट इंक्रीजेस, वो इंक्रीज हो जाता है और जो लंग्स है ना, ये लंग्स डिफ्लेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डिफ्लेट हो जाता है। जब ये डिफ्लेट हो जाते हैं तो जो हमारा क्या है, जो हमारा स्मॉल न्यूमोथोरैक्स है वो विजुअलाइज हो जाता है। दिस इज द एसेंस ऑफ एक्सपायरेटरी टेक्निक। ये एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है कि एक्सपायरेटरी टेक्निक हम कब यूज करते हैं और रीजन क्या है कि इसे इंट्रापिल्यूरल प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो लंग्स होते हैं वो डिफ्लेट हो जाते हैं और हमें स्मॉल न्यूमोथोरैक्स या फॉरेन बॉडी हमें अच्छे से दिखती है। क्लियर? हाँ, तो नाउ लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है किसमें, चेस्ट एक्सरे में, दैट इज द कॉमन फॉल्ट रेमेडीज। यानी कॉमन फॉल्ट जो आते रहते हैं चेस्ट एक्सरेज में, उनके क्या रेमेडीज हैं, उनको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। कॉमन फॉल्ट रेमेडीज, कॉमन फॉल्ट रेमेडीज नंबर फर्स्ट ये है कि अगर क्या होगा, अगर स्कैप्यूले ओवरलैप हुए हैं,
अगर आपके स्कैपुले ओवरलैप हुए हैं लंग फील्ड्स पे, तो उसके लिए आपको पता ही है शोल्डर्स फॉरवर्ड करने हैं। इसका मतलब है कि शोल्डर्स फॉरवर्ड नहीं किए हुए हैं तो हमें शोल्डर्स को फॉरवर्ड करना है। इसके बाद अगर डेक्स्ट्रोकार्डिया पेशेंट होगा, क्या होगा, अगर डेक्स्ट्रोकार्डिया पेशेंट होगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि राइट कौन है लेफ्ट कौन है। तो इन केस ऑफ दैट राइट एंड लेफ्ट मार्क्स आर यूज्ड। राइट एंड लेफ्ट मार्क्स आपको यूज करने हैं, राइट और लेफ्ट मार्क्स आपको यूज करनी है, जरूरी हर किसी में करना। तो क्योंकि अगर डेक्स्ट्रोकार्डिया पेशेंट होगा तो उसमें तो पता ही नहीं चलेगा कि राइट कौन है लेफ्ट कौन है। सो जब आप मार्क्स का यूज करोगे तो ये जो फॉल्ट है ये दूर हो जाएगा। इसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट फॉल्ट इज कि अगर क्या हुआ होगा, अगर आर्टिफैक्ट्स आए होंगे तो मीन्स के इसका मतलब है कि जो रेडियो ओपैक मटेरियल्स है दे मस्ट बी रिमूव्ड। यानी बिफोर द एग्जामिनेशन तभी हम पेशेंट को क्या करते हैं, हर किसी रेडियोग्राफिक व्यू में बोलते हैं कि ज्वेलरी वगैरह निकालो। तो ये जो रेडियो ओपैक मटेरियल्स होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये आर्टिफैक्ट्स क्रिएट करते हैं। सो रेडियो ओपैक मटेरियल्स like the jewelry etc it must be removed। guys this was all about the chest PA view। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हुआ होगा, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। फिलहाल के लिए फी अमानिल्लाह।